यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे कॉमर्स के टेस्ट नंबर 8 को। कॉमर्स के टेस्ट नंबर 8 के अंदर हमने 25 क्वेश्चन जो है वो दिए थे। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड किया था, तो आई होप आपने वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए होंगे। तो अब आप उसको टैली कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से कौन सी सिचुएशन के अंदर, नीचे 4 सिचुएशन दिया हुआ, इन 4 सिचुएशन में से बताना है द डिसीजन आउटकम, जो डिसीजन आएगा ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना, उसके लिए होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग। ओके, तो बोलते हैं इनमें से कौन सी कैपिटल बजटिंग मेथड में से वो क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब ये 4 जो फैक्टर हैं इनमें से किस फैक्टर के बेस पर जो है जो डिसीजन आएगा एनपीवी आईआरआर का, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो आपको बताना है कि ये 4 आपको नीचे फैक्टर दे रखे, इन फैक्टर के में से किस फैक्टर के बेस पर, मतलब कौन कौन सा फैक्टर जो है वो आपके डिसीजन को जो है वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, बोलता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से किस सिचुएशन के अंदर द डिसीजन आउटकम, जो डिसीजन आएगा ऑन इवैल्यूएशन। डिसीजन क्या होगा, डिसीजन सर कैपिटल बजट में डिसीजन ये आता है कि क्या किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इस डिसीजन का जो ये जो डिसीजन आने वाला जो आउटकम है ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वेरी करेगा अंडर एनपीवी और आईआरआर मेथड। तो किन किन चीजों का जो अफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहला टाइम, क्या टाइम का इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी सर, अगर मान लीजिए टाइम के अंदर जो है चेंज हुआ, टाइम डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस आ गया टाइमिंग के अंदर, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल का था और अब वो जो है वो हो गया 5 साल का, तो 2 साल एक्स्ट्रा हो गया। अगर 2 साल एक्स्ट्रा हो गया तो क्या आपका जो डिस्काउंट रेट का जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। हाँ जी, तो उसके अंदर जो है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा उतने ज्यादा रेट से जो है वो क्या होगा, डिस्काउंटिंग होती है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा जी। दूसरा कॉस्ट का, अगर कॉस्ट के अंदर कोई चेंज होता है तो क्या आपके डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जी बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो पहले तो कैश आउटफ्लो था 1 लाख का, अब अगर कैश आउटफ्लो 3 लाख का हो गया, तो क्या आपके एनपीवी के ऊपर जो है वो इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर लाइफ का, क्या लाइफ का फर्क पड़ेगा, जी बिल्कुल पड़ेगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि पहले कोई प्रोजेक्ट 5 साल का था और अब वो 7 साल का हो गया, तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, वो टाइम वाला थोड़ा ध्यान से सुनना। टाइमिंग का मतलब ये है कि कोई कैश फ्लो, अगर मान लो कोई कैश फ्लो पहले स्टार्टिंग के अंदर आने थे, मान लो कैश फ्लो ऐसा ना था पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ओके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये ऐसा होना था। अब अगर मान लो चेंज हो गया, टाइमिंग चेंज हो गया, 3 लाख वाला पहले आ रहा है, फिर 2 लाख आ रहा है और फिर 1 लाख आ रहा है। दोनों के अंदर 6-6 लाख रहे हैं, लेकिन कौन सा बेटर आप खुद बताओ। सर बेटर ये वाला है, जो बी प्रोजेक्ट है ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो है वो ज्यादा पैसा जो है वो क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो इस चीज का भी इंपैक्ट पड़ेगा। लास्ट है वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा। सर वॉल्यूम का तो कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि बेसिकली चाहे एनपीवी हो चाहे आईआरआर हो, इनके अंदर जो मेन फैक्टर रोल प्ले जो करता है, एक तो आपका टाइम डिस्पैरिटी हो गया, टाइमिंग में चेंज होना, ठीक है। दूसरा कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा लाइफ, जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए, बी एंड सी, बोले तो थर्ड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बैंकिंग से क्वेश्चन उठ के आया और बैंकिंग का क्वेश्चन ये बोलता है इंटरबैंक कॉल मार्केट जो है वो क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाली मार्केट होती है। कमर्शियल बिल मनी मार्केट का पार्ट है। कमर्शियल पेपर प्रॉमिसरी नोट होते हैं, जिसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग जो है वो इसको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे एट पार पे, इशू करेंगे डिस्काउंट पे। और टी बिल जो है वो गवर्नमेंट पेपर होता है, जिसको कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। आगे अब अगला क्वेश्चन है, बोलता है अर्थमेटिक मीन था 10 आइटम का। 10 आइटम मतलब एन जो है वो कितना है, 10, उनका जो अर्थमेटिक मीन है मतलब एक्स बार जो है कितना आ गया, 50 आ गया। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 5, अगर हर आइटम जो है 5 से क्या की गई, बढ़ाई गई, देन नया अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या निकल गया, आपको बताना है। देखो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। हाँ जी, मैंने एक बार यहाँ पे पुट कर दिया। वैसे तो देखो हर आइटम को 5 से बढ़ाया तो एवरेज 5 से बढ़ जाएगा, तो बेसिकली आंसर 55 आ रहा है। लेकिन समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इसको फॉर्मूला के अंदर मैंने पुट कर दिया। सिग्मा एक्स कितना दे रखा है, मीन कितना 50, एक्स बार 50 है, सिग्मा एक्स नहीं दे रखा, अपॉन में एन कितना 10, तो यहां से सिग्मा एक्स टोटल निकल आएगा कितना 500। अब बोलता है हर आइटम को 5 से बढ़ाया, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी थी 10 आइटम को 5 से बढ़ाया तो कितने बढ़ गया, तो टोटल 50 से बढ़ गया, तो नया टोटल अब कितना हो गया 550। मीन निकाल लो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो आंसर क्या आएगा 55, सीधा 55। हर आइटम को 5 से बढ़ाया ना, तो वैसे अगर हर आइटम को 5 से बढ़ाया तो एवरेजली कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। पहले वाला एवरेज कितना था 50 था, नया 5 और बढ़ गया, कितना हो गया 55 हो गया।
आगे मिलर एंड ओर मॉडल, ये किसको मैनेज करने का मॉडल होता है? कैश का। तो कैश को अगर कैश मैनेजमेंट का एक मॉडल है मिलर एंड ओर, इसके लिए होता है बॉमल मॉडल हो गया, मिलर एंड ओर मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये किसके? आपके कैश को मैनेज करने के। आगे बैंकिंग से क्वेश्चन आया, फिस्कल मॉनेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सेवरल स्टेक होल्डर, सोशल ऑब्लिगेशन क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर, ये कौन होते हैं? ये स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के। मोरल प्रिंसिपल जो है ये क्या? आपके बिजनेस एथिक्स है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, दैट इज द 4। चलो जी, इन टैक्स लॉ के अंदर डोनेशन अगर दिया टू द अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन को इन द साइंटिफिक रिसर्च, तो कितना अलाउड है? तो 100% ऑफ द डोनेशन जो है वो क्या है? अलाउड है अंडर सेक्शन 80GA। अब स्पेशल बात ये, अगर आप पीजीबीपी के अंदर थे, मतलब अगर आप जो है वो बिजनेस करते थे और बिजनेस के अंदर अगर आपने जो है वो कोई डोनेशन दिया किसी रिसर्च एसोसिएशन को, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वहां पर डोनेशन मिल जाता आपको 150%। लेकिन 2021-22 असेसमेंट ईयर के अंदर, मतलब जिसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया 2020-21 के अंदर, इसमें अमेंडमेंट आया और अब डोनेशन का जो अमाउंट है वो 150, 125 से पहले होता था, उन सबको खत्म करके अब एक ही हो गया कितना? 100। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे डिडक्शन लो 80GA के अंदर, मतलब नॉर्मल कोई इंडिविजुअल है जो पीजीबीपी से जिसकी इनकम नहीं है उसको भी 100% मिलेगा 80GA में। और दूसरा, अगर आप पीजीबीपी हेड के अंदर अगर ये डिडक्शन लेना चाहते हो तो वहां पे भी आपको डिडक्शन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100%। तो मैंने यहां पे लिख दिया 80GA के अंदर तो 100% था ही था, लेकिन पीजीबीपी में पहले कितना था? 150% था। बट अब असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर जो है बोले तो जिसका प्रीवियस ईयर 20-21, वहां पे डिडक्शन जो है वो अब कितना हो गया? 100%। तो आंसर इज द 100, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर? जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, कंपनी का जो लीगल ऑडिटर होता है, उसके क्या क्या राइट है? सबसे पहला, रेम्युनरेशन लेने का राइट है क्या? अपनी तनख्वाह लेने का राइट है? बिल्कुल राइट है। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का राइट है? सर जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है, बट बोर्ड की मीटिंग अटेंड करने का कोई भी राइट नहीं है। जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है, ब्रांच ऑफिस में विजिट करने का राइट है। आंसर क्या बनेगा? A, C and D बोले तो 3rd। आगे क्वेश्चन आया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जब आप छोटे बच्चे थे ना, बहुत छोटे छोटे थे, 2013 के अंदर की बात है ये। 2013 के अंदर जो ये जिनपिंग है जो प्रेसिडेंट आपके चाइना के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो है एक सिस्टम लेके आया जिसको बोलते हैं BRI। अब इसके अंदर इन्होंने जो है वो ये कहा कि हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिससे ट्रेड को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। उनका मेन मोटिव ये था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो चाइना को नंबर 1 पोजीशन पे लेके आना। तो जब वो कजाकिस्तान के दौरे पे निकले थे, कजाकिस्तान, तो उस टाइम पे उन्होंने जो है वो ये BRI इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया, जिसका मेन एम ये था कि हम जो है वो क्या करेंगे, जो बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस या जो बैरियर्स कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं इंपोर्ट को रोकने के लिए, उसको जो है वो क्या करना? हटाना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंट, इसको किस लिए नहीं लेके आए थे? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के लिए नहीं लेके आए, क्योंकि ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या लगाते हैं? बैरियर्स लगाते हैं। तो ठीक है ना, तो इसके लिए नहीं था। अच्छा, थोड़ा लिख दिया, चाइनीज जो प्रेसिडेंट जिनपिंग इसको लेके 2013 के अंदर। ये जो इनिशिएटिव था इसके मेजर 5 प्रायोरिटी थी। पहला, पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करेंगे, मतलब रोड्स के थ्रू हम लोग जो है वो रोड बनाएंगे, ठीक है, और जो दो देशों को आपस में क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। अनइंपेंडेड ट्रेड करेंगे जिसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होगी। फाइनेंशियली इंटीग्रेट होंगे, मतलब ऐसी पॉलिसीज को लेके आएंगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर पैसा ट्रांसफर करना जो है ज्यादा मुश्किल ना हो। एंड कनेक्टिंग पीपल, तो ये हमारा मेन मोटिव था। तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है इसका मेन मोटिव नहीं था, बाकी सब था। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना मोटिव था। कॉस्ट कंपीटिटिवनेस को इंप्रूव करना मोटिव था। रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस को इंप्रूव करना मोटिव था, लेकिन फर्स्ट मोटिव नहीं था। आगे, फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन के लिए द रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8/40 रखा है। तो सैंपल साइज n आपको बताना है क्या? तो देखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। तो यहां पे मेरे को जो है वो √n अगर निकालना तो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो ये मेरे को दे रखा है 40/8, ये 5 आ गया। अब इसको आपको सोल्व करना है। √n किसके बराबर है? 5 के। अब √ को खत्म करना तो यहाँ पे स्केलिंग आ जाएगा। हाँ जी, तो 5 का स्केल कितना हो गया? 25। आंसर क्या आएगा? 25। चलो जी, फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये जो है वो कुछ इवेंट दे रखे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, आपको इनका सीक्वेंस जो है वो बताना है। करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपको इनका जो है वो
बताना है अब इवेंट्स का। तो यहां पे जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में कुछ बातें जो है वो बता रखी हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर हम क्या कस्टमर ओरिएंटेशन की और एम्प्लॉय पॉलिसीज की बात करते हैं? जी बिल्कुल बात करते हैं। उसके बाद में फिर क्या होगा, क्वालिटी ओरिएंटेशन की बात होगी, डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग स्टाइल, जी बिल्कुल होगा। फिर डिसीजन मेकिंग किया जाएगा प्रोडक्ट सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, और फिर रिएक्शन होगा किसका, उस डिसीजन के ऊपर जो कंप्यूटर जो है उनका रिएक्शन क्या आता है वो देखा जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी एंड डी, बोले तो फोर्थ। ये इसका पार्ट नहीं है, रोल एम्बिगिटी, ये इसका पार्ट नहीं होता, रोल एम्बिगिटी ध्यान रखना। तो ये सीक्वेंस होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। आगे रिटर्न ऑफ द इनकम, ये सिंपल सा क्वेश्चन आया, रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच ऑफ द सेक्शन, इनकम टैक्स के अंदर जो है कौन से सेक्शन में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जाती है, सेक्शन 139(1) के अंदर। आगे इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट -0.8 एंड -0.2, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट थे, मतलब bxy और byx जो है वो कितना -0.8 -0.2 था। तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट और कोरिलेशन बताओ। पहली बात तो ये कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो सर वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो कोफिशिएंट और कोरिलेशन जो है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो रिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों के साइन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आंसर तो माइनस का आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा xy इंटू r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू byx, मतलब दोनों रिग्रेशन लाइन का मल्टीप्लीकेशन। मैंने यहाँ पे किया, आंसर क्या आ गया 0.04, और इसको आगे माइनस लगा दिया क्योंकि साइन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सोल्व करोगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर इसको आप सोल्व करोगे माइनस साइन तो खत्म हो गया, तो ये आएगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी जो है इसकी वो क्या बोलती है कि साइन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0.4। इन्होंने शानपति क्या करी, देखो यहाँ पे ये भी दिखाया इन्होंने, प्लस का दिखा दिया। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है, मैथमेटिकली साइन 0 हो गया मतलब साइन पॉजिटिव हो जाएगा, बट थियोरेटिकली जो है वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दोनों का साइन मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम रहता है, इसलिए माइनस खाएगा। आगे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमी ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट। पहले ये बताओ इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो क्या होती है, जब लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगातार क्या होती है, गिरती रहती है, तो वहां पे आपकी मतलब जब आप कैपिटल को क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल को लगातार बढ़ाए जा रहे हो, और उसकी वजह से जो है वो आपकी लॉन्ग रन के अंदर एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो रही है, लगातार रिड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट, और लगातार रहेगी, तो वो क्या है, व्हेन लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉल एज कैपिटल इंक्रीज। आंसर आएगा फोर्थ इसका। आगे रिटेल सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या नहीं आता, मैन्युफैक्चरर आते हैं, रिटेल सप्लाई चेन की बात हो रही है, सामान को एक जगह से मतलब कस्टमर तक पहुंचाने की बात हो रही है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आएगा, रिटेलर आएगा, होलसेलर आएगा, लेकिन इसके अंदर रेगुलेटर नहीं आएगा। आगे ये आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के मेथड दे रखे, तो मैच द फॉलोइंग करना था, कैली बाउले और आपका ये कार्ल पियर्सन। तो इसका जो है वो आंसर क्या है आपका फर्स्ट, ये तो सिंपल सा था। इसके बाद विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेबी, सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट का जो है वो कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, तो उसके बारे में कुछ बातें यहां पे बोली गई है। तो बोलता है इनमें से बताओ कौन सी करेक्ट है। पहला, पर्पस जो है ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय सेबी इज टू ब्रिंग मॉनेटरी गेन टू द इन्वेस्टर। क्या सेबी का काम मॉनेटरी गेन पहुंचाना है इन्वेस्टर को? नहीं सर, सेबी का काम जो है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, तो ये तो नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा, सेबी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। क्या बात कर रहे हो सर, सेबी जो है वो बना था अंडर सेबी एक्ट 1992, तो ये भी गलत हो गया। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ द सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, बिल्कुल सही है, इसका वो है ऑब्जेक्टिव था। एंड सेबी इज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम अमंग द डायरेक्टर ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज, नहीं सर, ये भी गलत है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, मैच द आइटम राइवल फर्म टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग क्वालिटी एंड एथिक्स, इसको जो है वो मैच करना था। राइवल फर्म जो है वो क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट। राइवल फर्म को यहाँ पे जो है वो माइक्रो के तरह ट्रीट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिजनेस से बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है, बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, तो इसलिए राइवल फर्म इंटरनल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल, इंप्रूविंग क्वालिटी ग्लोबल, एंड एथिक्स इन बिजनेस जो है वो क्या आपका सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि डी, क्योंकि एथिक्स जो है वो क्या सोशल कल्चर की बात करता है, तो नेचुरल बात है ये इसका पार्ट हो जाएगा। डी का टू मैच करते आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, डी आएगा। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ द प्राइसिंग। प्राइसिंग डिसीजन की अगर बात करते हैं, मतलब प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या हो गया, एक प्रोडक्ट के रेट आपने अगर डिसाइड करना है तो उसके अंदर कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है। पहला, प्राइस इलास्टिसिटी एज पर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये तो इंटरनल फैक्टर है आपका, आपको मिल जाएगा। दूसरा, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी बाय द पास्ट प्राइसिंग, जो पिछली प्राइसिंग थी उसके बेस पर आपके पास में डेटा अवेलेबल होता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर फॉर द गिवन प्रोडक्ट, ये इसका पार्ट नहीं है। पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट साइकिल, ये भी इसका पार्ट है, लेकिन सी जो है इसका पार्ट नहीं है।
आगे मैच द फॉलोइंग कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ये टैक्स के कुछ प्रोविजन दे रखे हैं और आपको बताना है ये किस किस का पार्ट है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब, जॉब से निकाल दिया उसके बाद उसको कुछ कंपनसेशन दिया, तो वो किसका, सैलरी का पार्ट है? नहीं सर, वो पार्ट है किसका, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, तो ए का तो बन गया सेकंड। पेंशन रिसीव बाय द विडो, विडो को पेंशन मिलती है, एम्प्लॉय की विडो को, एम्प्लॉय को पेंशन मिला सैलरी हेड में, एम्प्लॉय की विडो को मिला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फॉरेन अलाउंस मिलते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है वो क्या, एग्जामिशन है अप टू रिसीव बाय एन स्पेसिफाइड अमाउंट तक, तो इसका आंसर जो बनेगा 19th का, डेट इज द बी। आगे कंपनी बिजनेस, एक कंपनी हैविंग द बिजनेस इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नेशंस के अंदर एक कंपनी बिजनेस कर रही है, वो बताओ किसका पार्ट है? वो है आपका जीसी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन। एक बात ध्यान दीजिएगा, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज नहीं है, मल्टीनेशनल होते हैं जो 6 से 7 नेशन में काम करते हैं, ग्लोबल 100 से 150 नेशन में। ट्रांसनेशनल कंपनी जो है एक्चुअल के अंदर पार्ट है किसका, ग्लोबल कंपनी का, लेकिन ट्रांसनेशन की एक विशेषता होती है, ट्रांसनेशनल कंपनी वो ग्लोबल कंपनी होती है। हालांकि मैंने बिजनेस इसमें आईबी की जो पूरी वीडियो डाली है मैंने रिवीजन की, उसके अंदर बताया भी था, अगर नहीं लगाई तो उसको लगा लेना, पूरा रिवीजन एक ही क्लास के अंदर करवा दिया, एक पार्ट के अंदर, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। ओके, टीएनसी के बारे में मैंने बताया था, टीएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो है तो ग्लोबल कंपनी, लेकिन वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी जो है वो अडॉप्ट करती है, वो अलग अलग देशों के अंदर काम करती है और अलग अलग देशों के अंदर सामान को क्या करती है, सेल करती है। बट ग्लोबल कंपनी का बेसिकली ये फंडा होता है, ग्लोबल कंपनी वो है, वो टीएनसी नहीं है, वो काम किसी एक, मतलब प्रोडक्शन किसी एक देश में करेगी और वहां से उसका सेल बहुत सारे देशों में करेगी। बट टीएनसी वो है जो अपेक्स है अपनी फील्ड के अंदर, पहला है तो ग्लोबल कंपनी अपनी फील्ड में अपेक्स है, और दूसरा वो बहुत सारे देशों में प्रोडक्शन करती है और बहुत सारे देशों में ही सेल करती है, ये पर्सपेक्टिव होता है इसका। बट खैर आपको सिंपल सा बोला गया, एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर अराउंड द वर्ल्ड, तो वो क्या है, वो आपकी ग्लोबल कॉर्पोरेशन है। आगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है, जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, वो कब आया, 1995 के अंदर। आगे चूज द करेक्ट कोड आपको बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या है, एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द गोल, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? जी बिल्कुल बोलते हैं, यही तो होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइड पीपल होते हैं, ठीक है, जिनका मेन काम जो है वो क्या होता है, ग्रुप गोल को क्या करना, अटेन करना, ये सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इसकी वो क्या बोलती है, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑर्गेनाइजेशन रेफर द रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन किया जाता है बिटवीन द वेरियस फैक्टर प्रेजेंट इन द गिवन एंडेवर। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जो है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग रोल्स को जो है वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है। बोले तो स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, बी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। जॉब कंटेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं, वर्क शेड्यूल के बारे में। दूसरा, जॉब रिलेटेड टेंजिबल इंटेंजिबल, ये रिलेटेड किससे, सर्विस स्टैंडर्ड, क्योंकि जॉब रिलेटेड टेंजिबल में आता है प्रोडक्ट और जॉब रिलेटेड इंटेंजिबल का पार्ट है सर्विसेज। वर्क एक्टिविटी प्रोसीजर बताएगा कि आपको कैसे कैसे काम है, और वर्क परफॉर्मेंस जो है वो वर्क के स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड के साथ में। तो इसका 23वें का आंसर जो है वो बनेगा क्या, ए। आगे क्लेम फ्रिंज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स, तो ये इसको करना है। मैं पहले यहां पे थोड़ा सा लिखा है फ्रिंज बेनिफिट परक्विजिट्स के बारे में। फ्रिंज बेनिफिट जो है वो दिए जाते हैं, इट इज रिवॉर्ड है एक एम्प्लॉय के लिए, जो होता है बेसिकली वर्किंग जो कंडीशंस हैं एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन, उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ हमने रिवॉर्ड दे दिया उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। अब परक्विजिट्स जो है वो होते हैं क्या, इट इज अटैच्ड टू द पोजीशन, आपकी जो पोजीशन है उसके साथ में, मतलब इन एडिशन टू द सैलरी, आपकी पोजीशन जितने बड़े लेवल पर जाते होगे उतना परक्विजिट फैसिलिटीज की अमाउंट उतना बढ़ता रहेगा। तो इसको मैच करना था आपको। क्लेम जो है वो तो ये हो गया, टेलीफोन मोबाइल अलाउंस हो गया, इंटरनेट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया। फ्रिंज बेनिफिट जैसे कैंटीन, यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ, इससे जो है वो क्या होगा, जो वर्किंग कंडीशन है अच्छी होंगी। और परक्विजिट्स मतलब कंपनी की कार दे दिया, क्लब मेंबरशिप दे दिया, पेड हॉलीडेज, फर्निश्ड हाउस, ये सब जो है वो क्या आपकी पोजीशन के हिसाब से। तो आंसर जो बनेगा 24 का वो क्या बनेगा, बी। एंड लास्ट, अरेंज द फॉलोइंग, ये आपको दे रखा है, इसको फॉलोइंग को अरेंज करना था एक सीक्वेंस के अंदर। तो आप देखिए कैसे कैसे ये, सबसे पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद में होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद होगा परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे, उसके बेस पर ट्रांसफर करेंगे। तो आंसर जो बनेगा 25 का वो करेक्ट सीक्वेंस इज द सेम। ओके जी सर, लो जी ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन, इसको आप कीजिएगा। बीच में 2 दिन की कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो कल से बोले तो 4 सितंबर से दोबारा से रेगुलरिटी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। ओके, तो अभी डॉक्टर ने 2 दिन का रेस्ट बताया था, तो आज वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मन तो नहीं था बिल्कुल रेस्ट करने का, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कुछ पंगा हो गया तो आगे 2-3 दिन की फिर छुट्टी लग जाए। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि एक बार आज थोड़ा सा और रेस्ट कर लो, उसके बाद कल से दोबारा से सीक्वेंस के ऊपर आ जाएंगे। ओके जी सर, चलो ये आप कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।